हाय दिस इज मतीन रजा एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दी थी, उसके फीचर्स बता दिए थे। नाउ अब हम आ रहे हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम आपको बताएंगे इसका ऑब्जेक्टिव, इसके इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट है क्या। क्या है ये मैनेजमेंट? ये साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है? तो कम से कम 20 मिनट का ये रहेगा लेक्चर। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव तो आप बोलोगे भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना ही होगा, और क्या हो सकता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना ही होता है, बट उसके साथ साथ कुछ और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है, सबसे पहले प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सबसे पहले होता है सर्वाइव करना। और सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी है? सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम अपनी BEP पे आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट पे। मतलब ना ही आपको लॉस हो रहा हो, ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा हो, बस आप कैसे भी करके सर्वाइव कर सके मार्केट में। लॉस भी ना करें, प्रॉफिट भी ना करें, बट सर्वाइव कर लें। सर्वाइव जब अच्छे से हो जाएगा, मतलब अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें और कैसे भी करके प्राइस को कम करें, कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरें, पैर बैठा ले, जमा ले। जब आपकी क्वालिटी क्वांटिटी लोगों को समझ में आएगी तो लोग आपको अच्छा प्राइस भी देने लगेंगे, तब आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो शुरू में आपको प्राइस कम चार्ज करना होता है, या तो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना होता है, शुरू में सर्वाइव करने के बारे में सोचना होता है ना। जैसे ही आप सर्वाइव कर लोगे, आप सोचोगे यार प्रॉफिट कमाया जाए। अब तो प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो आप? तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप प्राइस बढ़ा दोगे, अपने कुछ नए फीचर्स ऐड कर दोगे, कुछ भी करोगे। सेकंड टाइम है, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना ही है, तो आप प्रॉफिट कमाने के बारे में बिल्कुल सोचोगे। अगेन आप प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपका प्राइस जो होता है, जो आपका रेवेन्यू है, वो आपके कॉस्ट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप मिल रहा है ज़्यादा, लगा रहे हो कम, उसकी सिचुएशन को बोलते हैं प्रॉफिट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाली पोजीशन। फिर ग्रोथ होगा। ग्रोथ क्या होगा? मतलब आप प्रॉफिट तो कमा लिया, अब आप क्या सोचोगे? आप डाइवर्सिफाई करने की सोचोगे। आप सोचोगे कि एक बिजनेस में क्या किया जाए, नए ब्रांचेस खोले जाए, नए और ब्रांड्स लाए जाएँ। जैसे पतंजलि को आपने देखा, सबसे पहले उन्होंने एक ब्रांड लाया था, एक प्रोडक्ट लाया था, कौन सा? वो एलोवेरा जेल। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नए एक्सपेंशन किए। तो एक्सपेंशन करने की कोशिश आप करोगे, ग्रोथ में नए नए ब्रांचेस खोलोगे, नए नए और प्रोडक्ट लाने की कोशिश करोगे। इसके बाद आपके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज के बारे में सोचोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे। आप सोचोगे कि ज़्यादा कम से कम हम पॉल्यूशन करें, आप सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज का कार्य करें। इससे आपकी सोशल इमेज सुधरती है और आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाते हो। ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था, वो सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। और ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा का पूरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी था, सेम था एज इट इज। तो आपने जो 11th में पढ़ा था वही आप लिख सकते हो। ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ MCQ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपने फीचर्स पढ़े उसमें से केस स्टडी आ सकती है, बट इसमें से MCQ टाइप का ही क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको बता रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, पॉल्यूशन कम करना और समाज के बारे में सोचना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, उनको बेसिक सैलरी सही से प्रोवाइड करना, उनकी वर्किंग कंडीशन सुधारना और साथ ही साथ में उनको समय समय पर प्रमोशन देना। ये सब हो गए उनके तीनों ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर भी 3 तरह की चीजें हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। और उसके बाद है आपका क्या, उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव और फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव समाज के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज, जो कि आपकी कंपनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, वही आपके बिजनेस को खड़ा करते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि एक्चुअली में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या मिलते हैं मैनेजमेंट को करने से। तो हम लोगों ने बड़ा चीज़ पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो सबसे पहले तो अपने गोल को पहचानने में मदद मिलती है और अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। तो पहला हम वहीं पे आ जाते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा हम लोगों ने ये भी बोला था कि यार अभी जैसा ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा कि यार सोशल ऑब्जेक्टिव है, समाज के बारे में भी सोचता है। तो सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कमियां हैं, उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करता है मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं समाज का भी भला कर रहा है। और साथ ही साथ में हमने बोला एफिशिएंट वे में हम काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये
एफिशिएंसी इंक्रीज करता है किसकी, एम्प्लॉयज की, और आउटपुट बढ़ाता है और कॉस्ट को लेस करता है। और एम्प्लॉयज को इतना जब पावर देता है ये, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय भी अपने आप में आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉय के भी जो पर्सनल गोल्स हैं कि उनकी वैल्यू बढ़े, उनके स्किल्स डेवलप हो और उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, उनकी सैलरी बढ़े, वो भी फुलफिल कहीं ना कहीं करवाता है। फिर हमने एक और चीज पढ़ा था मैनेजमेंट के फीचर्स में ही कि एक डायनामिक है और इससे ये भी पता चलता है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सर्वाइव करना है तो बिना मैनेजमेंट की हेल्प के आप कर ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट की हेल्प बहुत जरूरी होती है। तो ये यहाँ पर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को समझने में भी मदद करता है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। आपको बताता है यार सब लोग के पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हमें बताता है कि हमें मिलजुल कर काम करना है और सब लोग का एक ही गोल होगा और वो कॉमन गोल को अचीव करवाने में, कॉमन एफर्ट लगवाने में मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, आप जैसा मैंने बताया आप बता सकते हैं यार इंक्रीज कैसे करता है ये एफिशिएंसी को। कॉस्ट को रिड्यूस करता है, लोगों की स्किल बढ़ाता है और लोगों को एक सही दिशा में सही डायरेक्शन दे पाता है। इस हिसाब से ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाता है। कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कम कॉस्ट में कम टाइम में हम सही काम को कर पाते हैं। इस तरह से अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाते हैं और अपने जो भी रिसोर्सेस हैं उनका फुल्ली ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर पाते हैं। इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये हमें सिखाता है कि यार कोई भी जो नया चेंजेस आ रहे हैं उससे हम भागे ना, उसको अडेप्ट करें उस सिचुएशन को और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। ये सारी चीजें हम लोग फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी या डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। फिर इट लिखा इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज हैं मैनेजमेंट के हिसाब से काम करने से उनके स्किल डेवलप होती है, कहीं ना कहीं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, उनका सोशल इंपैक्ट बढ़ता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, वो भी फुलफिल हो पाता है। फिर लिखा है इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव में लिखा था वही उठा के आपको लिख देना है। तो ये 5 हो गए उसके क्या ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से ही बना है आपका कि इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है लोगों का हेल्पफुल होता है उसको अचीव करने में, सोसाइटी को डेवलप कर रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ में डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक्चुअली में है क्या मैनेजमेंट। इज मैनेजमेंट एनी आर्ट और इज मैनेजमेंट एनी साइंस और इज मैनेजमेंट एनी प्रोफेशन, है क्या मैनेजमेंट। तो अगर हमें पता करना है एग्जाम में ये केस स्टडी करके आता है, 2 लोग हैं लड़ रहे हैं, एक जन बोल रहा है कि यार मैनेजमेंट जो है वो तो क्या है, वो है एक आर्ट, कोई बोल रहा है नहीं ये तो साइंस है, कोई बोल रहा है नहीं ये तो प्रोफेशन है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा आर्ट होता क्या है। अगर आपको समझना है ये कि यार हमने बोला क्लास में एक बच्चा जिसका नाम है मोनू अच्छा बच्चा है कि नहीं, तो अच्छा बच्चा है कि नहीं मोनू ये जानने के पहले जानना पड़ेगा कि अच्छा बच्चा कैसा होता है। तो अच्छा बच्चा की 3 क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। तो हमने देखा यार अच्छा बच्चे की क्वालिटी ये होती है कि अच्छा बच्चा रोज सुबह 6 बजे उठता है और होमवर्क डेली करता है और उसकी यूनिफॉर्म हमेशा क्लीन रहती है। अब मोनू जो है वो कभी सुबह 6 बजे नहीं उठा है, ना ही उसका होमवर्क कभी कंप्लीट रहता है, ना ही उसकी यूनिफॉर्म कभी भी क्लीन रहती है। तो जाहिर सी बात है मोनू अच्छा बच्चा नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को जानना है कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है, तो आर्ट की जो भी फीचर्स हैं उसको मैनेजमेंट से हम क्या करके देखते हैं, मैच करके देखते हैं। अगर मैच हो जाता है तो मैनेजमेंट आर्ट है, अदरवाइज मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज एन आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होता है किसमें, मैनेजमेंट में, सॉरी आर्ट में। किसी भी तरह का आर्ट आप सीख रहे हो, ड्राइंग सीख रहे हो, सिंगिंग सीख रहे हो, म्यूजिक सीख रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को सिखाई जाएगी। क्या मैनेजमेंट में भी इस तरह की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? बिल्कुल होती है, वही तो आप पढ़ रहे हो क्लास 12th में। ये जो मैनेजमेंट की बुक है उसमें आप थ्योरेटिकल नॉलेज अडेप्ट कर रहे हो, फिर आप बीबीए करोगे, एमबीए करोगे और हर तरह का जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको गेन करोगे। तो मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और इसी वजह से ये लेक्चर चल रहा है। अगर होता ही नहीं मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज तो ये हम लोग सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे होते। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल मैच कर जाता है। फिर हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जब भी आर्ट कोई सीखता है, जैसे किसी को हम ड्राइंग सिखाएंगे, तो अगर वो ड्राइंग सीखेगा तो थ्योरी में कुछ पढ़ा होगा, बट जरूरी नहीं है 2 लोग अगर ड्राइंग सीखे हो तो दोनों का जो उसको एक्चुअली में ड्राइंग करने का तरीका है सेम हो।
या फिर दो लोग अगर पढ़ते हैं, बीएड करते हैं जिससे हम पढ़ाना सीखते हैं, तो मैंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज ली है बीएड में और किसी और टीचर ने ली होगी और हम दोनों के पढ़ाने का तरीका सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। टीचिंग इज एन आर्ट, ड्राइंग इज एन आर्ट, बट हमने जो थ्योरेटिकल नॉलेज ली होगी बट हमारा आउटपुट क्या होगा, अलग अलग होगा। मैं किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपके स्कूल टीचर्स किसी और तरीके से पढ़ा रहे होंगे, दूसरा कोई यूट्यूबर किसी और तरीके से पढ़ा रहा होगा। कोई लिखने पे ज्यादा ध्यान देगा, कोई एग्जाम्पल्स पे ज्यादा ध्यान देगा, कोई किसी और तरीके से पढ़ा रहा होगा। तो सबका ये जो होता है आर्ट में बोला इट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। लोग थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं बट सबके काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है किसी भी आर्ट में। एंड ऑल्सो इन मैनेजमेंट, सब लोग आप लोग ये मैनेजमेंट की बुक पढ़ोगे बट जब आप मैनेजर बनोगे तो आपके काम करने का तरीका अलग होगा, आपके दोस्त के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो ये फीचर भी बिल्कुल तरीके से मैच कर जाता है कि हाँ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट में भी है एंड मैनेजमेंट में भी है। फिर आपका लिखा हुआ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, बोला है कि मैनेजमेंट में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, सॉरी आर्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा आर्टिस्ट होगा, मैं बोलूंगा यहां पे हम एक कहानी सुनाते हैं। मान लो कौन एक अच्छे तरीके से कील को ठोक सकता है। अच्छे तरीके से कील को ठोकने के लिए आप अगर देखते हो कि आप यहाँ पे कील ठोकना है, अब कितनी भी बुक पढ़ लो आप उतने अच्छे से नहीं उसको स्ट्राइक कर पाओगे, उसको फिक्स कर पाओगे जितना अच्छे से वो कर पाएगा जो उसने इसको सबसे ज्यादा बार किया है। एक कहानी थी, बड़ी सिंपल सी कहानी थी, मैं आपको बता देता हूँ। एक नींबू निचोड़ना था, एक पहलवान आता है और वो एक नींबू से पूरा रस निकाल लेता है और बोलता है कि अगर कोई भी इसमें से एक बूंद भी रस निकाल लेगा ना, आई विल पे हिम 1 लाख रुपीज। तो एक ऑडियंस है, एकदम ही मरियल सा बंदा आता है, एकदम ही सूखा दुबला सा, एंड वो आता है, सब लोग हंस रहे होते हैं कि ये क्या करेगा जब इतना बड़ा पहलवान अब उसमें से नहीं निकाल पा रहा है। वो आता है एंड स्क्विज करता है और नींबू का एक रस निकाल देता है। सब हैरान हो जाते हैं कि आप ये कैसे कर पाते हो। तो वो बताता है कि मेरी जो है झाड़ मोड़े की दुकान है और मेरा ये काम ही मैं रोज यही करता हूँ, नींबू निचोड़ने का काम। तो कोई भी बंदा किसी भी काम को अच्छे तरीके से तभी कर सकता है जब उसने उसको बार बार किया हो। तो कोई भी आर्ट, नींबू निचोड़ना भी एक आर्ट है, तो भाई उस बंदे ने बार बार किया था वो काम, तो उससे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। तो आर्ट में यही बोल रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितनी ज्यादा जिसने प्रैक्टिस की वो उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा। जाहिर सी बात है, जो जितनी ज्यादा बार ड्राइंग बनाया होगा वो उतना ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा उस ड्राइंग को बनाने में। पिकासो के पास कोई एक लड़की आती है और बोलती है एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो कुछ 1.5 मिनट लेते हैं या 1 मिनट लेते हैं और वो एक अच्छी सी पेंटिंग बना के दे देते हैं। वो लड़की बोलती है कि इसके चार्जेस कितने हुए, तो वो बोलते हैं 2 करोड़ रुपए। वो चौंक जाती है कि 2 मिनट का 2 करोड़ रुपए। बोलते हैं 2 मिनट का नहीं, मैं 18 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका पैसा ले रहा हूँ। तो उनकी प्रैक्टिस की वजह से वो इतना जल्दी वो ड्राइंग बना पाते हैं, ना कि वो 2 मिनट में और कोई बना भी नहीं सकता था, बिकॉज ही इज अ प्रैक्टिस मैन। कोई भी आर्ट जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा आप उतने ज्यादा क्रिएटिव होगे। सेम इन मैनेजमेंट, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्रिएटिव होगे। तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट का आर्ट से बिल्कुल मैच करता है। तो आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। आर्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट भी है। आर्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है, मैनेजमेंट भी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। आ जाते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज अ साइंस में, कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। इसके पहले देखना पड़ेगा कि साइंस होता क्या है। तो साइंस में जब जाते हैं तो बोलता है साइंस के लिए ना एक पॉइंट होना चाहिए कि साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब इसमें सबसे पहले तो किसी भी जिस भी चीज को साइंस माना जाता है देखते हैं कि वो सिस्टमेटिक वे में इसको लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो क्या मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक वे में लिखा गया? बिल्कुल लिखा गया सिस्टमेटिक वे में। आप पहला चैप्टर भी पढ़ रहे हो जिसमें डेफिनेशन पढ़ाई गई, अगले चैप्टर में आप इसके प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, उसके अगले चैप्टर में आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ोगे, फिर सारे फंक्शंस पढ़ोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, सब कुछ पढ़ोगे। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इसमें भी सब कुछ पढ़ाया गया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये पॉइंट बिल्कुल मैच कर जाता है कि हाँ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिर साइंस के सारे प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है। ऐसा नहीं भैया कि तुक्का में बोल दिया गया है कि ग्रेविटी जो है यहाँ पे लग रही है, अमेरिका में नहीं लग रही है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सॉरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है प्रिंसिपल।
सारे के सारे हर जगह सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया गया। तो क्या मैनेजमेंट में जो भी प्रिंसिपल हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है? तो हमने बोला यार मैनेजमेंट में पहले तो हैं कौन से प्रिंसिपल, तो मैं एक बता दूं आपको। जैसे एक है फटीग स्टडी, ये इस नाम का एक प्रिंसिपल है फटीग स्टडी। इसमें बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितने देर तक काम करने के बाद थक जाता है और उसको कितने देर का गैप लेना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति, हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों से काम करवाया और देखा कि यार हर कोई व्यक्ति 3 घंटे के बाद काम करने के बाद थक जाता है। अगर उसको आधे घंटे का रेस्ट दे दिया जाए तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। और अगर हम किसी से काम करवाएं डायरेक्टली 6 घंटा तो उसकी आउटपुट कम होती है, और जिसको आधा घंटा रेस्ट करवा के काम कर रहे हैं उसकी आउटपुट ज़्यादा होती है। तो एक तरह का प्रिंसिपल बन गया, बहुत सारे लोग के ऊपर इसका क्या कर लिया गया, एक्सपेरिमेंट कर लिया गया। तो जो इसमें भी प्रिंसिपल है मैनेजमेंट में वो भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है। फिर बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी की जो साइंस के जो भी नियम है, जो भी प्रिंसिपल है, वो वैलिड है हमेशा, हर जगह, हर सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि सुबह पे एप्लीकेबल होते हैं शाम को नहीं। सुबह पे ग्रेविटी रहती है, शाम को नहीं रहती है। यूएस में रहती है, अमेरिका इंडिया में नहीं रहती है। जो भी प्रिंसिपल होंगे साइंस के वो हर समय लागू होंगे, हर जगह पर लागू होंगे। बट ये वाले पॉइंट में थोड़ा सा पीछे रह जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो भी यूनिवर्सल तो हैं, बट हर सिचुएशन में उनका आउटकम एकदम एग्जैक्ट आए ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति 3 घंटा काम करने के बाद आधा घंटा अगर उसको रेस्ट दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आउटकम इधर उधर हो सकता है, सिचुएशन बदल सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके जो प्रिंसिपल है थोड़े फ्लेक्सिबल है, उतने रिजिड नहीं है जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट उतनी तरीके से मैच नहीं करता है, बस 2 ही मैच करते हैं। तो ये वाला पूरी तरीके से मैच नहीं करता है, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को पूरी तरीके से साइंस नहीं बोल सकते। ओके, गिव मी 1 मिनट। तो हमने बोला यहां पर क्या हो रहा है आपका, अगर आप कंक्लूजन देखो तो मैनेजमेंट पूरी तरीके से क्या है, आर्ट है, बिल्कुल है, फुल फ्लेज आर्ट है। क्या मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस है? नो, मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। साइंस का थोड़ा वो अधूरा भाग है बोल सकते हो, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, 90% साइंस है, पूरा साइंस नहीं है। अगर एमसीक्यू में पूछता है व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस और बोथ, तो आप बोथ लगाओगे, दोनों है। बट अगर इंडिविजुअली आपसे केस स्टडी में पूछता है तो बताओगे मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज आर्ट, इट इज नॉट फुल साइंस, इट इज इनएग्जैक्ट साइंस। देन व्हाट इज योर थॉट अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन? क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो बोलेंगे यार प्रोफेशन की क्या फीचर्स होती है, पहले बताओ मुझे, प्रोफेशन किसको बोलते हैं? तो बोले यार जिसकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज हो। अरे यार थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें सब में सेम में लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। किसी भी प्रोफेशन को करने से पहले, जैसे आप सीए कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टर कर रहे हो या लॉयर बन रहे हो, so you have to learn, you have to study about the theoretical knowledge of that particular profession. Yes, in management too you have to study about the theoretical knowledge। वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं भैया। तो theoretical knowledge तो है सब में, ठीक है, बस सेम चीज सब में लिखी हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा हुआ है किसी भी चीज को मैनेजमेंट बोलने के लिए हमको उसमें ये देखना पड़ता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि नहीं। तो मैनेजमेंट यहाँ पे बोल रहा है प्रोफेशन उसी को बोलेंगे जिसके लिए एक डिग्री की जरूरत पड़ती हो। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती हो? डिग्री की। बिना डिग्री आप प्रोफेशन नहीं कहलाएगा कोई सा भी काम। मतलब इंजीनियर बनना है तो डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है डिग्री चाहिए, लॉयर बनना है डिग्री होनी चाहिए, सीए बनना है डिग्री होनी चाहिए, मैनेजर बनने के लिए डिग्री होनी चाहिए क्या? एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। धीरूभाई अंबानी वाज अ मैनेजर ऑफ रिलायंस, बट ही ओनली स्टडीड, आई थिंक, मुझे जहां तक पता नहीं है, 10वीं क्लास तक ही वो पढ़े थे। और बहुत से ऐसे टॉप क्लास के हमारे बिजनेसमैन हैं हमारे देश में जो पहले थे या अभी भी हैं, उन्होंने एमबीए नहीं किया है। आप ही अपनी कंपनी के, अगर आपने कंपनी खोली आगे चल के और आपने एमबीए नहीं किया और आप मैनेजर बनना चाहते हो, नो वन कैन स्टॉप यू बाय फ्रॉम बी अ मैनेजर। आप मैनेजर बन सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। बट आपने हॉस्पिटल खोला, आप डॉक्टर नहीं बन सकते।
तो मैनेजर बनने के लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है, तो ये पॉइंट मैच नहीं करता है। किसी भी प्रोफेशन के लिए डिग्री होना जरूरी है, बट मैनेजर होने के लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है। सारे प्रोफेशन जो रहते हैं उनको अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना पड़ता है। जैसे सीए बनने के लिए आपको ICAI का मेंबर होना पड़ता है, बट मैनेजर होने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AI, मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA में भी यही है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी नहीं है इफ यू आर अ मैनेजर। तो ये पॉइंट भी मैच नहीं करता है। फिर बोला कि यार जिस भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के आप मेंबर होगे एज अ प्रोफेशन, आपको उसके कोड ऑफ कंडक्ट मानने पड़ेंगे। आपको कोड ऑफ कंडक्ट मानने पड़ेंगे। अपने 3 इडियट्स देखी होगी, वो बोलता है कि यार आप लोग क्या ओथ लेते हो डॉक्टर लोग कि किसी भी मरीज को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई भी हमारी हालत हो हमें उसे बचाना पड़ेगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट में बताया जाता है। तो अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाए। बट ऐसा मैनेजर के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना ही वो किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ता है, ना ही वो डिग्री लेता है, तो वो काहे के लिए किसी का कोड ऑफ कंडक्ट मानेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैनेजर इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेगा, ये नहीं हो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है भाई। स्टिल यू विल बी मैनेजर। फिर बोला है कि हर एक प्रोफेशन का, इंजीनियर का, टीचर का, सीए का मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव, सर्विस देना। जबकि आपके मैनेजर का, आपके मैनेजमेंट का मेन मोटिव तो होता है प्रॉफिट कमाना। हालांकि अब ये चेंज हो रहा है और उनका भी मोटिव सर्विस देना हो रहा है, बट स्टिल इट इज मेकिंग प्रॉफिट। तो इन अ कंक्लूजन यू कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट कहीं से भी प्रोफेशन नहीं है। वो अपने शुरुआती दौर पे सिर्फ एक ही फीचर मैच कर रहा है और कोई सा भी फीचर मैच नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती दौर पे, इनिशियल स्टेज पे है। मैनेजमेंट फुल फ्लेज पूरी तरीके से आर्ट है, इन एग्जैक्ट साइंस है, 90% साइंस है। तो आपको अगर एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, तो आपको बिल्कुल ये पूरा लिख कर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए आपको लग रहा है कि यार आपने लिखा नहीं, क्योंकि वो उतनी जगह हो नहीं पाती और बड़ा टाइम वेस्ट होता। हमारे पास हमने नोट्स बना लिए हैं। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा वो कमेंट में नोट्स लिख देंगे, हम उनको नोट्स भेज देंगे। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर लगा, अच्छा लगा, उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और इसका पार्ट 3 हम जल्दी लाएंगे। हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।